Hello everyone and welcome you all to engineering talks. So जैसा कि आप लोग देख रहे हो যেরকম তোমরা দেখতে পারছো আমরা WBSC TCL এর এক্সামের জন্য প্রিপারেশন করব এখানে। আর এই ভিডিওতে আমরা 10টা কোশ্চেন সলভ করব যেটা হচ্ছে 2022 মার্চ 14th আই গেস এই এক্সামটা হয়েছিল শিফট 3 তে। তারই একটা পেপার আছে যেটা আমরা সলভ করব উইথ 10 কোশ্চেন্স করব যেটা টোটাল এক্সপ্লেনেশনের সঙ্গে হবে। আই হোপ কি এটা তোমাদেরকে ভালো লাগবে এন্ড ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। তো চলি আর যারা যারা নতুন আছো এই চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। सब्सक्राइब করলে আমি আরো এরকম ভিডিওটা নিয়ে আসবো। जो जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये इंक बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। चलो छोड़ बाहर नहीं जाते हैं। अभी देखते हैं अ कैपेसिटर स्टोर्स अ चार्ज ऑफ 0.25 coulombs at 50 volts. Find the capacitance. So we know that C equals to Q by V, right? If C equals to Q by V then यहाँ पे Q कितना है 0.25 कूलम है, राइट ना, और 50 वोल्ट्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 by 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 0.5 डिवाइड बाई 100। अगर सही से देखें तो ये क्या हो जाए 0.005। क्या बताओ फराड, राइट। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है फराड। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा 5 मिली फराड। ठीक है चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन है। 5 registers each one is having a value of 250 ohms are connected in parallel। পাঁচটি রেজিস্টার দেওয়া আছে যাদেরকে প্যারালাল কানেক্টেড করা হয়েছে। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले देखो सीरीज और पैरेलल समझेंगे। সবথেকে প্রথমে আমরা সিরিজ আর প্যারালাল কানেকশন গুলো বুঝবো। ঠিক আছে যখন একটা রেজিস্টার বা একটা ক্যাপাসিটর বা একটা ইন্ডাক্টর একের শেষের পর একটা লাগানো থাকে এই টাইপের কানেকশনকে আমরা বলি সিরিজ কানেকশন। ঠিক আছে আর সেম ভাবে যদি এন্ড টু এন্ড শর্ট করা থাকে সব একসঙ্গে তাহলে এই टाइप ऑफ कनेक्शन के बोलबो আমরা पैरेलल कनेक्शन। কি बोलबो पैरेलल कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। ठीक है यहाँ पे एक अगर वोल्टेज सोर्स आप दे दो कुछ भी, ठीक है ठीक है तो वो इसके अक्रॉस ये सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस सिमिलर ही पड़ेगा स्ट्रेस, राइट। बट इसमें अगर एक वोल्टेज सोर्स देते हो आप, इसमें अगर आप एक वोल्टेज सोर्स देते हो तो ये जो है ये हर सबसे करंट एक ही जाएगा, आई अमाउंट ऑफ करंट ही जाएगा। ठीक है बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस all the three resistance R1 R2 R3 will be different, है ना। इस केस में क्या है कि R1 R2 R3 जो है उसके अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सिमिलर होगा बट करंट तीनों से अलग अलग जाएगा। यहाँ पे I1 I2 I3 ये तीनों डिफरेंट है बट इस केस में क्या है सीरीज कनेक्शन करंट सेम है वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट है। पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट है करंट सेम है। तो ठीक है चलो अभी फॉर्मूला जान लेते हैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का। फॉर सीरीज कनेक्शन क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट टिल एंड। इसमें क्या है इसमें है R1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लाइकवाइज दिस। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब बोला है 5 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगा है। तो अब हम लोग देखेंगे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे 5 रेजिस्टेंस के लिए। 5 रेजिस्टेंस बोले तो
1/250 प्लस 1/250 प्लस 1/250 प्लस 1/250 कितना हुआ हमारा 4 हुआ ना, प्लस 1/250। तो ऐसे अगर करके देखें तो ये क्या हो रहा है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5/250 हो रहा है, राइट ना। इसको कैसे कट करेंगे 1 टाइम्स 50 टाइम्स देन r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 50 ओम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर सीरीज में दिया होता है तो वो सीरीज में ऐड करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट स्टेट द ट्रू और फॉल्स अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोल रहा है और उसमें बोल रहा है एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर विल बी यूनिटी। ये स्टेटमेंट बताइए, पहला नंबर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है, रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी 0। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज रेजोनेंस सर्किट देखेंगे, ठीक है। ये है एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, जिसको हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। सीरीज आरएलसी सर्किट है ना। अब इसमें रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस कब होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो भी मेरा इम्पीडेंस ऑफर किया जाता है इंडक्टर के द्वारा, उसका वैल्यू होता है ओमेगा एल, और जो कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया जाता है वो होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजोनेंस जब भी होता है ना, रेजोनेंस में बोथ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर इक्वल, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी मेकअप अप बाय कैपेसिटर एंड कैपेसिटर का एनर्जी स्टोरेज जो है वो इंडक्टर के द्वारा मेकअप किया जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है, ये रेजोनेंस सर्किट जो है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव अगर कर रहा है तो एक सर्किट में इफ देयर इज नथिंग, हमारा 3 कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट में, राइट, जिससे पावर फैक्टर मेरा डिसाइड होता है। कौन कौन सा, एक रेजिस्टिव सर्किट रहता है, ठीक है, जिसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है, माने वोल्टेज और करंट एक ही पैटर्न में फ्लो करते हैं, राइट, विदाउट एनी एंगल डिफरेंस। अगर रेजिस्टिव की जगह इंडक्टिव होगा सर्किट तो क्या होगा, इंडक्टिव होगा तो सर्किट मेरा लैग करेगा, राइट। कैपेसिटिव होगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा तो मेरा सर्किट लीड करेगा, राइट। बट इस सिनेरियो में, रेजोनेंस के सिनेरियो में, तो सर्किट ना ही कैपेसिटिव है ना ही इंडक्टिव है, तो सर्किट क्या हुआ, रेजिस्टिव हो गया, क्योंकि आर ही सिर्फ बच जा रहा है। इस केस में पावर फैक्टर जो है यूनिटी होगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मगर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स, where x is the impedance offered due to the inductor or capacitor in the circuit। इंडक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट जब रहेगा तभी ये x ऑफर होता है हमें। r क्या है, r जो है नॉर्मल है, नॉमिनल रेजिस्टिव, तो जब रेजोनेंस हो रहा है तब xl और xc तो बराबर होके शॉर्ट हो जा रहे हैं, मगर मेरा जो है ये r वो तो सर्किट में रह जा रहा है, इसीलिए कभी भी इम्पीडेंस, कभी भी रेजोनेंस पे इम्पीडेंस का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू था, मगर दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, राइट। चलो अब सेकंड स्लाइड पे चलें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि देखो ये क्वेश्चन है कि फॉर अ लार्ज डीसी मशीन स्ट्रे लोड लॉस में बी टेकन एज डैश ऑफ द आउटपुट पावर। इट इज बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आपको हमेशा याद रखना है कि 1% ऑफ द आउटपुट पावर फॉर द मोटर्स फॉर द डीसी मशीन्स above डीसी मशीन्स ग्रेटर देन 150 किलोवाट। 150 किलोवाट के जो बड़े मशीन्स होते हैं उनमें जो है स्ट्रे लॉस जो है वो 1% ऑफ द आउटपुट पावर पकड़ा जाता है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रे लोड लॉस आखिर होता क्या है। तो स्ट्रे लोड लॉस डीसी मशीन का लॉस है जो कि बेसिकली डिस्टर्शन ऑफ एयर गैप फ्लक्स, मतलब मेरा जो रोटर है, रोटर और उसके आसपास जो मेरे स्टेटर वाइंडिंग्स हैं उनके बीच में जब मेरा एयर से फील्ड क्रिएट हो रहा है, अब ये मेरा पोल है, अगर हम मान के चलें ये पोल है, ये रोटर है, ठीक है।
तो कभी भी जो मेरा फ्लक्स है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता है, डायरेक्ट ऐसे कट नहीं करता है, राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर्स राइट ओवर हेयर। तो अब ये क्या है कि अगर ये डॉटेड कन्वेंशन से अगर डॉट उस तरफ है और क्रॉस इस तरफ है, तो ये जो मेरा वेव होगा ये ऐसे ना जाके कैसे जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड होके ऐसे एंटर करेगा, राइट। तो ये है, इसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो डिस्टॉर्शन लॉस जो है वो थोड़ा एयर गैप फ्लक्स के बीच में आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से भी डिस्टर्ब होता है, राइट। और करेंट्स इन द कम्यूटेटेड कॉइल, कम्यूटेटेड कॉइल क्या होता है, अभी हम लोग डीसी मशीन में देखते हैं कि जो उनका कम्यूटेटर होता है वो ऐसे ऐसे खांचे काटा रहता है, हाँ, ब्लॉक्स काटे रहते हैं। ये क्या होता है, ये इन्हें कम्यूटेटर्स कहते हैं। तो अब इनमें जो करंट लॉस होता है कम्यूटेटेड कम्यूटेशन में, उसे ही हम लोग स्ट्रे लॉस में लेते हैं। तो टू प्राइम फैक्टर्स अंडर स्ट्रे लॉस आर डिस्टॉर्शंस ऑफ एयर गैप फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड द करंट इन द कम्यूटेटेड कॉइल। अब जो छोटे मोटर्स होते हैं, स्मॉल साइज के जो मोटर्स होते हैं, उनमें ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। इसीलिए जितने भी 150 किलोवाट एंड अबव मोटर्स हैं उनमें 1% का स्ट्रे लॉस कंसीडर किया जाता है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अभी यहाँ पे एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी टर्न्स, तो सबसे पहले कभी भी ट्रांसफार्मर का बात होगा ना, तो या तो आप ड्राइंग बना लीजिए अपने पास, ठीक है। और ड्राइंग बना लेने से क्या है कि आप जो डेटा रहेगा वो आप आसानी से लिख पाओगे, राइट। चलो ये ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी टर्न्स का जो है वो वैल्यू है N1 इक्वल्स टू 400 टर्न्स, राइट। और सेकेंडरी इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 1000 टर्न्स। अब बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी है उसे 500 वोल्ट हम लोग सोर्स सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 500 वोल्ट का एसी सोर्स सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, 500 वोल्ट एसी 50 हर्ज, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इंडक्शन करेगा सेकेंडरी में। तो इसका एक फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर रेशियो जिसे हम कहते हैं, राइट। तो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है वो समझेंगे, पहले क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर रेशियो, राइट। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाई V2। और एक फॉर्मूला है I1 I2 N1 N2, सॉरी इनवर्स रिलेशन होता है N2 N1, मीन्स प्राइमरी एम्पियर टर्न्स, इसको हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं I1 N1 इक्वल्स टू I2 N2। दिस मीन्स प्राइमरी एम्पियर टर्न्स, प्राइमरी एम्पियर टर्न्स इक्वल्स टू सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स, राइट। तो अभी क्या है कि अभी ये क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो 500 दिया हुआ है, N1 का वैल्यू है 400, राइट, N2 का वैल्यू है हमारा 1000, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ V2 का वैल्यू निकालेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूला में रखते हैं हम लोग। तो N1 इक्वल्स टू 400, N2 इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू V2 we don't know, V1 we know 500 वोल्ट, V2 we don't, ठीक है। चलो, है ना। So V2 equals to 5000 divided by 4, that is your, sorry for the change of slide, so that is your 5000, that is your V2 equals to, V2 equals to 5000 divided by 4,
that is equals to 1250 VAC is your answer, right? चलो अब स्टेपर मोटर बता रहा है जिसका स्टेप एंगल जो है जार स्टेप एंगल 3 डिग्री आचे, फाइंड द रेजोल्यूशन। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल एक सर्कल का अगर हम लोग टोटल डिग्री कवर करेंगे तो कितना होगा 360। अब एक स्टेप का वैल्यू कितना है 3 डिग्री, तो 180 स्टेप्स उसको करने होंगे, यही उसका रेजोल्यूशन है, राइट। चलो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या क्या है देखो। सबसे पहले लिखा है एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज कॉस्टलियर देन द स्प्लिट फेज मोटर। तो इसके लिए हम लोग दोनों टाइप का मोटर का ड्राइंग ले लिए हैं। हम लोग दोनों टाइप का मोटर को समझेंगे कि आखिर स्प्लिट फेज मोटर और कैपेसिटर ड्यूटी मोटर क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स रिक्वायर्स लार्ज कैपेसिटी इन ऑर्डर टू डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये आप याद कर लीजिए और ये समझ लीजिए, ठीक है, कैसे ऑपरेट करता है स्प्लिट फेज इंडक्शन स्प्लिट फेज मोटर और नॉर्मल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अभी देखो क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कभी भी रोटर साइड में इंडक्शन नहीं होगा, माने इवन वे में टॉर्क डेवलप नहीं होगा। और इसी टॉर्क को डेवलप करने के लिए वहां पे दो कॉन्सेप्ट आया, जो कि एक था स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ये स्प्लिट फेज है, और ये क्या है कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट। अब देखो दोनों में फर्क बस इतना ही है कि इसका जो है ये बहुत लो टॉर्क स्टार्टिंग होता है, ठीक है, ये क्या है हाई टॉर्क स्टार्ट लेता है। अब दोनों केस में डिफरेंस क्या है समझिए कि दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों में, तो दोनों में दो दो वाइंडिंग्स है, एक मेन वाइंडिंग है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। दोनों में एक मेन है एक ऑक्सिलरी है। पर एक केस में क्या है सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रिले के जरिए ये दिया जा रहा है, साथ में एक रेजिस्टेंस भी ऐड किया गया है। इस केस में क्या है कि एक स्विच तो है मगर उसमें एक कैपेसिटर डाला हुआ है और एक रेजिस्टेंस जो है जिसका वैल्यू मोर और लेस सेम है वो रखा गया है। इससे अभी बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम लोग मोटर स्टार्ट करते हैं तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है दोनों केस में 90 डिग्री अपार्ट्स रहते हैं। ऑक्सिलरी जो ये हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स हैं, ऑक्स वाइंडिंग्स, वो दोनों केस में ही 90 डिग्री अपार्ट रहते हैं अगेंस्ट द नेचुरल वाइंडिंग। अब केस क्या है कि स्प्लिट फेज स्टार्ट मोटर्स जो होते हैं वो काफी स्लो टॉर्क पे स्टार्ट होते हैं और इनको लाइट एप्लीकेशंस में ही यूज किया जा सकता है, जहाँ पे एप्लीकेशन उतना हैवी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो पहला जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज कॉस्टलियर देन स्प्लिट फेज मोटर, राइट, क्योंकि स्प्लिट फेज मोटर क्या है, स्प्लिट फेज मोटर लो टॉर्क स्टार्ट है, जहाँ पे हाई टॉर्क डिमांड है वहां के लिए हमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगेगा। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को भी हाई टॉर्क डेवलप करने के लिए हाई टॉर्क लार्ज कैपेसिटर्स ही लगते हैं, बड़े कैपेसिटर्स ही लगते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इन अल्टरनेटर अ पोल पिच इज ऑलवेज, हमेशा याद रखो 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, नॉट मैकेनिकल बट इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। कभी भी जो पोल पिच होता है वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल डिफरेंस होता है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स इन ईच मशीन, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्या है कि एक वीडियो बना देंगे पोल पिच के ऊपर पूरा डिफाइन करके, आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर एक वीडियो रहेगा, ठीक है, उसमें पोल पिच क्या होता है, ठीक है, कॉइल स्पैन क्या होता है, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग करके एक वीडियो बना देंगे, उसमें सारे इन डिटेल्स हम लोग डाल देंगे, राइट। तो अभी क्वेश्चन 8 हो गया और दो क्वेश्चन बचा है। चलो, A capacitor start induction motor is not suitable for refrigerator heavy load application, इसमें कैपेसिटर ड्यूटी ही चलेगा। एयर कंडीशन हेवी लोड एप्लीकेशन, इसमें भी कैपेसिटर ड्यूटी ही चलेगा। कन्वेयर्स हेवी एप्लीकेशन अगेन, तो इसमें भी कैपेसिटर स्टार्ट हाई टॉर्क मोटर चलेगा।
और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हम लोग बैंक्स वगैरह में देखते हैं, ठीक है, या फिर कोई टिकटिंग काउंटर पे देखते हैं, वो सारे प्रिंटर्स जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इस तरीके का देखने में होता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में स्पैन होता है कि बस इतने दूर बाद एक सर्कल में हमें इतने ही क्लॉक्स घूमने हैं, राइट। तो ये सब जो प्रिंटर का काम होता है, प्रिंटर में मैक्सिमम हम लोग स्टेपर मोटर यूज करते हैं। कौन सा मोटर यूज करते हैं? स्टेपर मोटर यूज करते हैं, जो कि स्टेप से स्टेप में आगे बढ़ेगा, राइट। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है कि इसमें बोल रहा है कि एक 4 पोल का इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जिसका स्टेटर का फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है और रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.5 हर्ट्ज है, राइट। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं? अब बताओ स्लिप क्या होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या है कि एफ आर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एस टाइम्स ऑफ एफ एस, राइट। तो अभी इसका स्लिप फ्रीक्वेंसी सॉरी स्लिप क्या है? तो स्लिप निकालने के लिए क्या है, हम लोग का क्या हो जाएगा? एस इक्वल्स टू एफ आर बाई एफ एस, राइट, है ना। तो एफ आर कितना है? एफ आर है 1.5 हर्ट्ज और एफ एस है 50 हर्ट्ज, राइट। तो ये 3 टाइम्स, ये 10 टाइम्स और पॉइंट के लिए और 110 आएगा। तो इट मीन्स इज योर 0.03 इज योर स्लीप। अगर इसको 100% पे देखें हम, तो 3% इज योर स्लीप वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से आप 10 क्वेश्चन का आंसर जो है ये बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये शिफ्ट थर्ड शिफ्ट मार्च 14, 2022 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 के लिए था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना, और पॉजिटिविटी फैलाइए। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टिल देन मुझे भी बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट।